हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग लास्ट चैप्टर देख रहे हैं इकोनॉमिक्स हमारी बुक का, भारत में खाद्य सुरक्षा। 2 लेक्चर हमारे इसमें हो चुके हैं और हमने खाद्य सुरक्षा को पढ़ने का प्रयास किया। कल हम लोगों ने जो था आपका अहमद की कहानी से हमने चैप्टर को शुरू किया। HY वीजो की पूरी कहानी तक, हरित क्रांति तक के जो दौर हैं उस दौर को भी हमने पढ़ लिया। ये सारा कुछ करने के बाद हमने देखा कि क्या उपज में हमारा कितना प्रोडक्शन रहा था, क्या उसका मार्क्स लेवल था प्रोडक्शन का। इन सब चीजों को हम लोग गौर करके बड़े अच्छे से एक एक करके सारे पहलुओं पर हम लोग बात कर चुके थे और उन सभी पहलुओं को हम लोग आपका देख चुके थे। ठीक है, तो कल मैंने आपको बफर स्टॉक बताया था और बफर स्टॉक समझ आ गया था आपको कि बफर स्टॉक क्या है। गेहूं और चावल का जो हम लोग हमारे एफसीआई भंडारण करती है, जो अधिशेष उत्पादन होता है उसको वो खरीद लेती है गेहूं और चावल को, और अपने पास एफसीआई फूड स्टोरेज कर लेती है। वही क्या है, हमारा बफर स्टॉक है। तो मैंने 2 चीज बताई थी कल, बफर स्टॉक और आपका पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे इसमें आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अच्छा, आपने कल पढ़ा था तो मैंने आपसे पूछा था कि बफर स्टॉक हम लोग आखिर बनाते क्यों हैं, क्या कारण है बफर स्टॉक बनाने के लिए, क्यों हम लोग उसको रिजर्व रख रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में जो कोई बाढ़ आपदा किसी प्रकार की महंगाई आए तो एक हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो आपके महंगे रेट में अनाज को अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उसको ये फूड आपका प्रोवाइड करा सकें। इसलिए हम सब कुछ ये चीजें आपकी चला रहे हैं। क्लियर है, इतना देख चुके थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, आगे बढ़ जाए। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी, और इसमें हम लोग बात करेंगे पीडीएस। पीडीएस को मैं कल भी आपको समझा रहा था, वापस आज दोबारा समझा देता हूँ। पीडीएस का मीनिंग क्या है थोड़ा सा। पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको कहते हैं पीडीएस। ठीक है, अब देखिए, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार द्वारा विनियमित राशनों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित किया जाता है। सरकार क्या करती है कि अनाज को पहले जो है उसको खरीदती है, क्लियर है, आधी प्राप्त करती है और उसको लेकर आपका विनियमित कर कर ये राशनों की दुकान में भेजती है, और जो समाज के गरीब लोग हैं उन लोगों को ये आपका क्या करती है, उसको वितरित करती है। क्या करती है, बांटती। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि आपका पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्र, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख की दुकानें हैं, यानी कि देश में लगभग लगभग कितना क्या है, ये राशन की दुकान है 5.5 लाख। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि उचित दर वाली जो दुकान है, हम इन्हें इस नाम से भी आपका जानते हैं। चीनी खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए, मिट्टी के तेल का भंडारण और सब बाजार कीमतों पर लोगों को बेचा गया है। और राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह एक अनुबंधित मात्रा में 35 किलो अनाज, 5 लीटर तेल और 5 लीटर आपका चीनी का प्रयोग करता है, लेकिन अब ये आपका नहीं आता। ठीक, अब इसमें मिट्टी का जो तेल है ये आपका नहीं है। ठीक, अब देखिए, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि
1940 के दशक में हुई। क्या जो भारत में जो आपका राशन व्यवस्था शुरू हुई ना, जो 1940 में जो आपका बंगाल में अकाल पड़ा था, वो ही ऐसा दौर है जहां से ये सारे सिस्टम आपका बना था। हरित क्रांति से पूर्व बाहरी खाद्यान्न संकट के कारण 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली आपका कैसी हुई थी, पुनर्जीवित हो गई थी। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 1970 के दशक के मध्य में NOSS की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतरक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कौन कौन से? पहला था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको PDS कहा गया, लेकिन और उसे मजबूत किया गया और क्या किया गया, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। ये 1975 में है और ये आप देखिए हरित क्रांति के बाद 1960 के दशक के दौरान पुनर्जीवित किया गया और गरीबों को ध्यान में रखते हुए 1970 के दशक में NSO की रिपोर्ट के आधार पर 3 महत्वपूर्ण आपके अंतरक्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए और जिसमें पहला क्या था, PDS। पहला क्या था, PDS। और दूसरा कौन सा था, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम। और तीसरा क्या दिया, काम के बदले अनाज। ये 3 कार्यक्रम को आपका चलाया 1977-78 में। इन वर्षों में इन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आपका PAP चलाए जा रहे थे, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उनमें स्पष्ट रूप से आपका खाद्य पदार्थ भी हैं, जहां आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से क्या करती है, आपका इस दृष्टि से ग्रहण करती है। सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा के बढ़ाता है और रोजगार कार्यक्रम गरीबी की बढ़ती आय के कारण खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान दे रहा है। कैसे कर रहा है, जो बड़ा योगदान है वो आपका दे रहा है। तो खाद्य सुरक्षा किस प्रकार हो रही है, PDS किस प्रकार आपका गरीबों के लिए काम कर रही है, और बेसिकली जो काम है किसके लिए है, गरीबी जो आपका उन्मूलन है उसी के लिए आपका ये सब काम किया जा रहा है, गरीबी उन्मूलन के। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान। अब देखिए सुझाए गए कुछ अन्य कार्यक्रम। सरकार की ओर से खाद्य पर आधारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एकत्र करो। ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, गारंटी रोजगार, संपूर्ण रोजगार, दोपहर का भोजन, बाल एकीकृत सेवाएं, इन सबको बनाया गया। अपने शिक्षकों के साथ आपकी चर्चा कीजिए। कह रहे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। प्रारंभ में प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनता और निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं था। बाद में वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक दक्ष और लक्षित बन गई और संशोधित किया गया। 1992 में 1700 ब्लॉकों में अशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के लिए सिद्धांतों को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपकी प्रारंभ की गई। ये पहला मौका था जब निर्धन और गैर निर्धनों के लिए बेहद कीमती नीतियां अपनाई गई थी। इसके अलावा 2000 में विशेष योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना, ये योजना गरीबी में भी आर्थिक गरीबी थी। क्या चला गई, अंत्योदय अन्न योजना, उसके बाद अन्नपूर्णा योजना, ठीक, और गरीबों में सर्वाधिक गरीब, तो उनके लिए दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित थी, जो आपके बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा गरीब हैं और वरिष्ठ एज में काफी बड़े हैं, उनको लक्षित करके चलाई गई थी।
इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया, और इन सबको कहाँ जोड़ दिया गया? जो हमारी पीडीएस सिस्टम है उससे जोड़ दिया गया। और ये सारी चीज क्या हुई कि इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य को स्थिर बनाने और सार्थकता के अनुसार कीमत उपभोक्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की सर्वाधिक आपका प्रभावशाली आपका सिद्ध की हुई देश की अनाज की अपेक्षाकृत नीतियां थी। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका की गई थी। ठीक, अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ विशेष प्रावधान। तो सबसे पहले ये योजना को ध्यान रखना, सबसे पहले चलाई गई थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ध्यान दीजिए, सार्वजनिक यानी कि PDDS कब आई? 1992 में सार्वजन को लक्षित करे हुए थे, और गेहूं का इसमें रेट रखा गया था ₹2.34 और चावल का ₹2.89 2.89 पर केजी के हिसाब से मिलेगा। फिर इसमें फिल्टर किया गया और 1992 में इसको लाया गया, और जो आपके पिछड़े ब्लॉक थे उनमें आपका 20 किलो राशन देने की बात की गई, और 20 किलो राशन में गेहूं का रेट रखा गया कि 2.1 पर केजी 3.7 पर केजी, यानी कि ₹2.80 में गेहूं मिलेगा और आपका ₹3.77 में चावल मिलेगा, और आप इसमें 20 किलो राशन महीने का ले सकते हो सरकार से। तो यहाँ सरकार ने इसे फिल्टर किया था, इस वाली ही योजना को। उसके बाद 1997 में और 2000 के बीच आपका क्रियान्वयन किया गया, और इसको लेकर आए सर्वलक्षित पीडीएस सिस्टम प्रणाली, यानी कि आप केवल गरीब को इंडिकेट नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो शायद पिछड़ रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कि अब हम फोकस करेंगे भैया कौन निर्धन है, कौन गैर निर्धन है, कौन बीपीएल है, कौन एपीएल है, सबको हम चेकिंग बैलेंस करेंगे। तो 1997 में हमको लाए, दो कैटेगरी हमने बनाई, एक है निर्धन, एक है गैर निर्धन। कल मैं आपको पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, अंडर पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन दिखा रहा था ना, क्लियर है? उसको समझेंगे यहाँ थोड़ा सा। निर्धन मतलब जो हमेशा गरीब बना रहता है, वो व्यक्ति है गरीब है। गैर निर्धन मतलब वो थोड़ा ठीक है, बीपीएल यहाँ है और एपीएल यहाँ है, ऐसे मान के चलिए। और ऊपर ये आपका रिच क्लास है, जिनके पास सब सारे संसाधन है, उन्हें कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो बीपीएल और एपीएल, पुअर, नॉन पुअर, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन। एपीएल मतलब अपर पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी ये गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जीने वाले, गरीब रेखा के नीचे जीने वाले, गरीबी रेखा पर जीने वाले, और गरीब भी में जीने वाले, और कभी गरीब होने वाले। इस तरीके से हमने लक्षित किया, और हमने डिसाइड किया कि हम इसमें 35 किलो राशन देंगे पर मंथ के हिसाब से। अब इसमें गेहूं मिलेगा बीपीएल वालों को ₹4.15, चावल मिलेगा ₹6.65, एपीएल को गेहूं मिलेगा ₹6.10, चावल मिलेगा ₹8.30। हमने इनको महंगा कर दिया। अंत्योदय अन्न योजना, अब 2000 में एक और योजना आई, अंत्योदय अन्न योजना। इसमें निर्धनों में सबसे निर्धन, यानी कि गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब कौन है, उसके मुखिया को हम क्या करेंगे? 35 किलो राशन देंगे महीने का, और रेट क्या रखेंगे? ₹2 किलो गेहूं और ₹3 किलो चावल रखेंगे। कुछ यहाँ कवर किया गया, कुछ इस योजना में, यानी कि कुल मिलाकर भारत में से गरीबी को खत्म करना है, खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के दायरे में सरकार द्वारा चलाई गई ये सारी पॉलिसियां थी। अब देखिए अन्नपूर्णा योजना 2000 में आपका दीनदयाल वरिष्ठ उपाध्याय के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, ठीक, और ये निःशुल्क थी। खाद्य सुरक्षा में 2013 में चलाई गई, परिवार योग्य थी, और 5 किलो थी, और गेहूं 2 के रेट, 3 के रेट और 1 के रेट में थी, ठीक। अब आपको समझ आया? ठीक, ये सारी योजनाएं थी। एक बार बेटा आप इन पर नजर जरूर आपको दौड़ाइए, और थोड़ा सा इनको गौर करके देखिए। बिल्कुल भी आप इनको हमें समझिए कि हमने देख लिए हैं तो हमें याद हो जाएंगी, नहीं।
ये आपको एक व्यवहारिक रूप में भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, देख लिया यहाँ तक। अब कह रहे इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थिर रखने के लिए कीमतों को उपभोक्ता उपभोग करने के लिए सर्व नीतियों को अनाज में इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कम क्षेत्र में संपूर्ण खाद्य पदार्थ अकाल और भूखमरी में व्यापक से रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा, न्यूनतम समर्थन कीमत और अधिपति के खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि का योगदान दिया। और कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय सुरक्षित प्रदान की गई। कह रहे हैं कदापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कैसे? अनाज का ठसाठस भरे भंडार के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। कह रहे जब हमारे पास अनाज का भंडार है उसके बाद भी हमारे यहाँ लोग गरीबी से मर रहे थे। क्यों? एफसीआई के भंडार से भरे हैं, अनाज सड़ रहा है, कुछ स्थानों पर चूहे खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्य स्टॉक और उनकी मौजूद दंडों के अंतर को आपका दर्शाया गया है। अब देखिए, हाल ही के वर्षों में सरकार ने खाद्य स्टॉक में सर्वाधिक था, ऐसा था। हाल ही में सरकार का खाद्य स्टॉक कैसा था? सर्वाधिक था। एफसीआई का एक न्यूनतम बफर स्टॉक आपका प्रतिमान बना और एफसीआई के भंडारण में खाद्य ठस ठस भरा हुआ है। क्यों? अब देखिए, हमारे पास कितना बफर स्टॉक है? एक नॉर्मल बफर स्टॉक है, एक अपर है। हाई लिमिट देखिए कितना है आपका? 900.45% हमारे पास लाख टन है। इधर देख लीजिए, इतना हमारे पास जुलाई 2017 में अनुमानित था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गरीबी निरंतर बनी हुई है, भूखमरी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 लाख करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार आपका ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में से अधीन खाद्यान्न के वितरण द्वारा आपका सुधार हुआ। अनाज वितरण के हालातों में सुधरे, इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का आपका उच्च बेहद अवांछनीय है और यहाँ तक कि बर्बादी भी हो सकती है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण और बर्बादी अनाज की गुणवत्ता में ह्रास और अतिरिक्त रखरखाव के कारण जिम्मेदारी रही। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने के लिए गंभीर विचार करना चाहिए। क्या है? उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश से डाले गए दबाव का नतीजा था। कह रहे कि ऐसा क्या कारण था, चीजें बढ़ी, जो उन पर प्रेशर गिरा गया था, सब उसका ही नतीजा था। इसके अलावा चूंकि खाद्य क्षेत्र समृद्ध पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कुछ सीमाओं तक पश्चिम बंगाल प्रमुख दो फसलें गेहूं चावल तक सीमित थी। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि की विशेषता खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों को विकास के आने में अपने अनाज की खेती को खेती समाप्त कर दी। गेहूं के अनाज से प्रेरित किया गया। जब मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन थे, तो धान की खेती के लिए सिंचाई पर्याप्त और जल स्तर में गिरावट आई गई। इनसे इन राज्यों में आपका कृषिगत विकास को आपका बनाए रखने के लिए खतरा पैदा हो गया। ऐसा हो गया, खतरा पैदा हो गया।
न्यूनतम समर्थित कीमत के लिए बढ़ने से सरकार की खाद्यान्न वसूली अनुसरण बढ़ने लगी और एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत इसे बढ़ा दिया। अब कह रहे हैं कि एनएसएसओ ने नंबर 850 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 3.6 किलो वर्ग वार्षिक और से 4 में घटाकर 5.9 और 2011 में देखिए कह रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति जो आपकी वर्ष की खपत है एक व्यक्ति की 6.8 यानी कि लगभग 7 किलो है और 2004-05 में ये थी, 2011-12 में जो है आपका ये प्रति माह हो गई है। ठीक, दो 2011-12 हो गई है प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-05 से लेकर 2011-12 तक भारतीय ग्रामीण में दोगुनी हो गई है। नगरीय भारत में 66% तक बढ़ गई है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह व्यक्ति खपत बदल 2004 से 5 नगरीय ग्रामीण में दोगुनी हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले में बेचना, राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खुला होना, अपचार करना और राशन की दुकान में घटिया किस्म का अनाज पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता है। अब देखिए पीडीएस के जो आपके डीलर हैं वो क्या करते हैं, अधिक आपका लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेच देते हैं। और राशन की दुकान में क्या आता है, जब अच्छा अनाज कहाँ बिक जाएगा खुले में तो उसको कौन खरीद लेगा, खुदरा व्यापारी कोई व्यक्ति खरीद लेगा। घटिया अनाज कहाँ जाएगा, पीडीएस यानी कि राशन की दुकान में। इससे क्या होगा, अब आप देखेंगे जब अच्छा राशन वहां बाजार में होगा, घटिया कीमत वहां होगी तो दुकानों पर घटिया किस्म के राशन पर असर पड़ेगा जो आपका बिक नहीं पाएगा और यह एक बड़ी समस्या साबित हो जाएगी। सब लोग क्या करेंगे, साफ सुथरा अच्छा ही तो सामान खरीदेंगे और उसी को फोकस करेंगे। ठीक, और जब राशन की दुकान इन अनाजों को नहीं बेच पाती है तो एफसीआई के गोदाम विशाल स्टॉक में जमा हो जाते हैं। हाल ही के वर्षों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई। ठीक है, पहले प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्धन और गैर निर्धन जो आपका राशन कार्ड है वो आपका दर्ज किया गया। चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तु के एक निश्चित कोटा हो गया। ये प्रत्येक वस्तु एक समान निम्न पर आपके बेची जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करी गई। ठीक, क्या आप 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला को देखते हैं। ठीक, बड़ी संख्या में राशन की दुकानें अनाज खरीद सकते हैं, उनका कोटा निश्चित था। निम्न आय वर्ग वाले बाप के परिवार थे, ठीक, जिनकी आय निर्धनता रेखा के नीचे परिवार की आय थोड़ी अधिक थी। अब 3 कीमतें में आपका टीडीएस की व्यवस्था में आपका निर्धनता रेखा से ऊपर है और राशन की दुकान में बहुत कम छूट मिली है। एपीएल परिवारों की कीमतों में आपका उतनी ही ऊंची है जितनी की खुली हुई में है। अब कह रहे हैं चाहे तो एपीएल वाले राशन की दुकान से खरीदो या फिर आप बाहर से खरीद लो, कीमत तो बराबर ही है। तो वो कहां से खरीदेगा, ऑब्वियस है कि वो बाहर से खरीदेगा। राशन की दुकान से इन चीजों की बहुत कम आपका प्रोत्साहन हुआ है और जितना उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो उतना प्रोत्साहन उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए तो ये स्थिति थी वहां के पीडीएस की बनी हुई। तो पीडीएस में लोगों ने उसकी आलोचना भी की, सारांश भी देखा। आइए थोड़ा सा और बचा इसको देख लेते हैं कि सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, कि सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है। भारत में विशेषकर देश में दक्षिण और पश्चिमी भागों में सहकारी समिति खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सहकारी समिति लोग निर्धन लोगों के लिए कम बिक्री के लिए दुकानें खोलती हैं। तमिलनाडु में जिस आशय से राशन की दुकान है करीब 94% आपकी कीमतों के माध्यम से ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता सरकार निर्धारित ऋण दर दूध सब्जी पानी उपलब्ध है, तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात के दूध उत्पादकों में अमूल सफल रही है। देश में श्वेत क्रांति ला दी है और देश के भागों में कार्यरत सहकारी समितियों ने अनेक उदाहरण है।
उनमें आपके विभिन्न वर्गों में आपका खाद्य सुरक्षा आपका सुनिश्चित की गई है। इसी तरह से महाराष्ट्र के एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठन नेटवर्क की सहायता की है और एडीएस में गैर सरकारी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण क्षमता कार्य संचालन किया है और अनाज बैंकों को अब धीरे धीरे महाराष्ट्र व अन्य भागों में खुलता जा रहा है। अनाज के साथ साथ गैर सारे संगठन फैल रहे हैं और आपका खाद्य वहां सरकार की अपेक्षा को लेकर जो सरकार की नीति प्रभावित हुई है, एडीएस की आपके कोशिश रंग ला रही है और अनाज बैंक कार्यक्रम में एक सफल और नए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में आपका क्या मिल गई है, उनको सिक्योरिटी मिल गई है। तो इस प्रकार से आपका जो है फूड सिक्योरिटी वाला जो पूरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो एक बार आप घर जाकर पढ़ लेंगे फूड सिक्योरिटी को तो चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बाकी ये थोड़ा सा सिस्टम है कहाँ कहाँ पर किस तरह से बनाया है, अमूल वगैरह है, आंचल हमारे उत्तराखंड में चलती है, ये एक आपकी सहकारी समिति है, बहुत सारे लिंकड कर आपका जो हमारे अपने लोकल उत्पाद है उनको बाहर बेच रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा और आप अच्छे से एक बार देख लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।